नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूँ अली वारसी और मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? बेहतरीन सर। आज एक अच्छी बात ये हुई है कि मखदूम से जो बीएनपी मेंगल के सरबराह हैं अख्तर मेंगल साहब, उनका एक आपको पता है बीएनपी का एक लॉन्ग मार्च चल रहा था, वो उन्होंने खत्म कर दिया। ऑल्दो उन्होंने ये कहा है 20 दिन से ये चल रहा था। आज उन्होंने कहा है कि वो इसके जो एहतजाज हैं वो पूरे बलूचिस्तान में फैलाएँगे और वो धरना जो है वो खत्म कर दिया गया है। तो ये क्या कोई बातचीत हुई है, उनको नाकामी हुई है या कोई वादा-ए-फ़र्दा लेकर गए हैं? वो क्या क्या वजह है इसकी? देखें, उनको वज़ीर आला बलूचिस्तान ने रिक्वेस्ट की, वो नहीं माने। उनको फेडरल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की, वो नहीं माने। उनके पास बलोच ख़वातीन का डेलीगेशन भेजा जो कि बलोच रवायत के बाद उन्हें मानना चाहिए था। उनको काफ़ी तरह मनाने की कोशिश की गई, फिर उनको हुआ कि नवाज़ शरीफ को भेजा जाए, तो उन्होंने बयान दे दिया कि नवाज़ शरीफ के पास क्या है, जो वो आएगा तो मैं मान जाऊँगा, हैं? और वो बहुत पहाड़ पर चढ़े हुए थे और वो ऐसा लग रहा था किसी की नहीं मानेंगे। ये ठीक है कि उनके साथ लोग नहीं थे, लेकिन बैठे हुए थे और एक न्यूसेंस मौजूद थी और मुतालबा था महरंग बलोच की गिरफ्तारी का। जी। अदालत ने तो महरंग बलोच की गिरफ्तारी की इस्तदा मुस्तरद कर दी बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने। और जहाँ तक मेरी इत्तलात है, रियासत का महरंग बलोच की गिरफ्तारी पर मुज़ाकरात करने का कोई मूड नहीं था। बल्कि उनका ख़्याल था कि अगर अदालत ने छोड़ा तो किसी और केस में पकड़ लेंगे, पर महरंग बलोच को रिहा नहीं करना। अब जब महरंग बलोच को रिहा ना करने का फ़ैसला था और अख्तर मेंगल साहब का महरंग बलोच को रिहा करवाने का फ़ैसला था, तो दरमियान में डील तो कोई ना हुई। तो हुँ, महरंग बलोच रिहा नहीं हुई, उनके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं था, सियासी तौर पे उनकी कोई बात मानी नहीं गई कि वो कहते कि अच्छा हमारी ये बात मान ली गई है तो हम उठ जाएँगे। फिर उन्होंने अपना धरना क्यों ख़त्म किया? क्या लोग हुँ। ना होने की वजह से धरना खत्म नहीं किया? नहीं, 2 400 500 लोग मौजूद थे और उनका ख़्याल था कि वो इनके साथ भी कोयटा जाएँगे तो अगर लाशें मिल जाएँ तो कमाल हो जाए। फिर क्या होगा? फिर क्यों? एक राय ये है कि माल पानी लगा है, पैसे लेके उठे हैं वो। हुँ, रियासत ने बिलाखिर जो बलोच सरदारों का काम है ना कि वो पैसों के बगैर नहीं मानते और उनको पैसे हर काम के पैसे चाहिए होते हैं बलोच सरदारों को। वो अपनी कोई भी कॉज़ अपने पैसों के लिए बेच देते हैं बलोच सरदार। इस बार भी पैसा ही लगा है और वो उठकर चले गए। बिलाखिर रियासत पाकिस्तान ने उनकी जेब गरम की है, उनको पैसे दिए हैं। उन्होंने एंड पे कहना शुरू कर दिया कि मेरे तो बहुत पैसे लग गए ने, मैं कैसे उठ जाऊँ? और फिर रियासत और उनके दरमियान पैसों की डील हुई है, जहाँ तक मुझे जो इत्तलात मिली हैं। क्योंकि ख़त्म करने की कोई सियासी वजह तो समझ ही नहीं आती। सियासी वजह क्या हो सकती थी कि कोई डेलीगेशन गया है, तो आपने उस डेलीगेशन की बात मानकर ख़त्म कर दी है। आप तमाम डेलीगेशनों की बात मुस्तरद कर चुके थे। सियासी बात ये है कि आपकी कोई बात मान ली गई है, आप फतह के झंडे के साथ उठ जाते हैं। आपकी कोई बात भी नहीं मानी गई, आप फतह तो कोई है ही नहीं। फिर क्या था? फिर आप क्वेटा की तरफ मार्च करते, आपके खिलाफ क्रैकडाउन होता, एक्शन होता, उसके नतीजे में लोग डिस्पर्स हो जाते, जैसे 26 नवंबर को हुआ है। तो आप कहते कि जी मुझे एक श जो है वो बड़ा एक्शन हो गया और उस एक्शन के नतीजे में लोगों के लिए मैंने कॉल को विथड्रॉ किया कि बड़ा नुकसान हो जाना था, ऐसा भी कुछ नहीं था। आप बैठे रहते वहाँ। तो या आप थक कर उठ गए हैं या आप पैसे लेकर उठ गए हैं, दूसरी क्या वजह हो सकती है अली बात साहब मुझे नहीं समझ आती। दूसरी कोई वजह थक कर वो उठ नहीं सकते, बलोच लोग हैं, उनके मुज़ाहरे बैठे हुए थे, वो सरदार हैं, उनका कबीला बैठा हुआ था, वो 1 साल बैठे रहते। पैसे लेकर उठे हैं, एक राय यही है और ये पुराना बलोच सरदारों का काम है और रियासत का भी पुराना काम है कि जब वो बलोच सरदारों के साथ किसी बात पर फँस जाए, तो फिर पैसे दे के काम करा लेती है। तो इस बार भी यही मुझे तो यही लगा। जी सर, आपकी बात जो है वो मेक्स सेंस। ज़ाहिर-सी बात है कि कोई वजह समझ में नहीं आती क्योंकि सियासी तौर पर तो कोई आपने जैसा कहा डेलीगेशन नहीं गया था। अगली खबर की तरफ चलते हैं सर। आज जो है वो एक आदिल राजा साहब आपके और मेरे दोनों के बहुत ही महबूब हैं वो और यूके में होते हैं।
वीलॉग करते हैं और बड़ी वो अंदर से खबरें देते हैं, लेकिन उन्होंने एक ब्रिगेडियर राशिद साहब हैं, वो उनको लड़ गए हैं बड़ी बुरी तरह से। और ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो उनको यूके में जाकर उन पर मुकदमा किया हुआ है, आए रोज उसके मुकदमे के किसी न किसी पार्ट पर वो जीतते रहते हैं, और आज फिर उनको 6,000 पाउंड्स जो हैं, ब्रिटिश पाउंड्स जो हैं, वो उसका जुर्माना एक मरतबा फिर हुआ है, जो कि उन्होंने ब्रिगेडियर साहब को पे करने हैं। तो अब टोटल जो क्यूमुलेटिव जो अमाउंट बन गई है वो 30,000 पाउंड बन गई है। ये केस कहाँ जाता दिखाई दे रहा है आपको, और आदिल राजा किस मौके पर कंसीड करेंगे कि वो मुसलसल झूठ बोल रहे थे? देखिए, अब वो इलेक्शन, ये जुर्माने तो उन्हें हो रहे हैं ना, डिलेइंग टैक्टिक्स और इधर-उधर। अच्छा, अब ब्रिगेडियर राशिद साहब जो है ना, वो पंजाब में आईएसआई के सेक्टर कमांडर रहे हैं, जी। ठीक है? हम्म। और आदिल राजा साहब ने उनके खिलाफ बहुत से वीलॉग्स किए उस वक़्त। तो ब्रिगेडियर राशिद साहब ने लंदन जाके आदिल राजा के ऊपर मुकदमा कर, ठीक। ये वैसे ही है जैसे आदिल राजा साहब आजकल ब्रिगेडियर फ़हीम का बहुत नाम लेते हैं और ये है वो है। तो राशिद साहब ने एक राय ये है कि ब्रिगेडियर राशिद ने इदारे की इजाज़त से और इदारे के कहने पर उनके ऊपर लंदन जाके मुकदमा किया है। और ठीक। ये मुकदमा कॉन्टेस्ट किया जा रहा है और अब तक 30,000 पाउंड आदिल राजा को जुर्माना हो चुका है, क्योंकि वो केस सही लड़ नहीं रहे और उन्होंने झूठ बोला हुआ है और उनको पता है कि वो केस ब्रिगेडियर राशिद से हार जाएँगे। दूसरा जुर्माना 6,000 पाउंड ਹੁੰਦਾ है, इकट्ठे होके 20-25-40,000 पाउंड कर लेंदे ने चंदे दे ज़रिए। एक अपील शुरू कर देने कि चंदा दे दो, चंदा दे दो, चंदा दे दो। और वो पीटीआई में आपको पता है इस वक़्त सारी पीटीआई चंदा ग्रुप बन गई है। हर बंदा चंदा ही माँग रहा है और कोई काम ही नहीं किसी को पीटीआई में, सबको चंदा माँगने के अलावा कोई काम नहीं और वो भी चंदा माँगने लग जाता है। तो फवाद चौधरी ने उसका नाम सही रखा है, लंदन बेगर, ठीक है ना? लंदन का हम्म। भिखारी। लेकिन टेक्निकली इट्स अ कॉन्टेस्ट बिटवीन आईएसआई एंड आदिल राजा। और राशिद हम्म। नसीर साहब ने अपने इदारे की इजाज़त से उन पर डेफेमेशन का केस किया हुआ है और उस केस के नतीजे में वो वो केस उनके लिए अब गले की हड्डी बन गया है और आईएसआई उनको लंदन में टफ टाइम दे। ठीक हो गया। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में एक चमत्कार हुआ है, ये बड़े आपको पता है पीटीआई यहाँ से इलेक्शन भी जीती भी है, और जब नए जजेस की अपॉइंटमेंट्स हो रही थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट हुए थे यहाँ से लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर साहब, तो इन्होंने एक पिटिशन दायर की थी, और जो 5 जो सीनियर जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी सीनियरिटी के हवाले से कि इनका नाम सीनियरिटी में नीचे चला गया, आज यकायक उन्होंने अपनी पिटिशन वापस ले ली है। ये क्या मसला हुआ, ये कैसे हुआ? ये वैसा ही चमत्कार है जैसा आप समझें कि बैरिस्टर गौहर ने बाकर नजफी को वोट डाल दिया था, जबकि चीफ जस्टिस और सारी अदलिया जो है वो बाकर नजफी के खिलाफ थी और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट बाकर नजफी साहब को सुप्रीम कोर्ट लाना चाहती थी। तो एस्टेब्लिशमेंट ने बैरिस्टर गौहर और पीटीआई के दोनों वोट मैनेज कर लिए बाकर नजफी के लिए। वो मुमकिन था कि एस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार को जुडिशियल कमीशन में पीटीआई के दोनों मेंबरान वोट डाल देंगे। हुआ ना? बिल्कुल हुआ। वोट डाला ना बैरिस्टर गौहर ने एस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार बाकर नकवी को, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी उसको वोट नहीं डाल रहे थे। आप हम्म। समझे? यस। तो आजकल तो आपको बड़े चमत्कार नजर आ रहे होंगे पीटीआई में, क्योंकि पीटीआई आजकल को एस्टेब्लिशमेंट से ठीक ताल्लुकात करने के चक्कर में है। अब कल मैं देख रहा था माइंड एंड मिनरल्स के ऊपर जो एलामिया पीटीआई ने जारी किया है कल, शेख वकास अकरम ने इमरान हम्म। खान से मुलाकात के बाद, उसमें पार्टी के तमाम रहनुमाओं पर माइंड एंड मिनरल्स बिल पर बयान देने पर पाबंदी लगा दी गई है जी। कि अब कोई उसके ऊपर बोला तो उसकी टांगें तोड़ देंगे। ये क्या चमत्कार है? तो अब हमें, और जब मैं आपसे पूछता हूँ इमरान खान का ट्विटर हैंडल क्यों खामोश है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं। ये क्या चमत्कार है कि इमरान खान अपनी बहनों को ना मिलने देने पर भी अपने ट्विटर से ट्वीट करने के लिए तैयार नहीं, पीटीआई के हम्म। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट करने के लिए तैयार नहीं। तो चमत्कार काफी हो रहे हैं, आप समझें। ये चमत्कार अब कोई नतीजा लाते हैं, इसके नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट से सुलह होती है या नहीं होती है। लेकिन एक सीबीएम्स और इशारे या एक एस्टेब्लिशमेंट को
मुस्बत इशारे देने का एक अमल जारी है, जिनमें आप समझे बाकर नजफी का वोट है। ये पिटिशन पीटीआई की मर्जी के बगैर तो वापस नहीं हुई होगी, या आपके ख्याल में पीटीआई की मर्जी के बगैर वापस हुई होगी इस सर बार के इसमें मेरा जीतने पर तो? हम्म। मेरा सर इसमें एक सवाल है आपसे, वो जो आप बात कर रहे हैं उसी के हवाले से, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के जो ये सरबराहान थे, अभी कुछ अर्सा पहले जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने जब इनको बुलाया था तो ये बड़े खुशी खुशी वहां पर चले गए थे। और वकला में ऐसा जो कोई पार्टी लाइन की पाबंदी करना तो उनके लिए ज़रूरी नहीं होता। इलेक्शन जीतने के बाद वो 1 साल तक वो सरबराह रहेंगे और दोबारा वो बनने के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है कि वो अगले साल भी दोबारा से इलेक्शन लड़े और जीते। तो डोंट यू थिंक कि ये शायद मैनेजमेंट जो है वो लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल और मतलब जो नून लीग का और एहसन भून साहब का जो ग्रुप है प्रोग्रेसिव लॉयर विंग, उनकी कोई इसमें एफर्ट्स हों, या डोगर साहब को से मिलने से उनके ऊपर बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ा हो, या आपको लगता है ये पार्टी पॉलिसी के तहत ही किया गया? नहीं, देखे ना जी, ये आगे भी तो इलेक्शन, ये को हाईकोर्ट बार का आखिरी इलेक्शन थोड़ी होता है। आपने उसके बाद पंजाब बार का इलेक्शन लड़ना है, पाकिस्तान बार का इलेक्शन लड़ना है, सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन लड़ना है। एक लॉयर जो एक हाई कोर्ट बार का सदर बनता है, उसका एक पॉलिटिकल कैरियर शुरू हो जाता है वकला सियासत में। मैं नहीं समझता कि ये कोई मतलब क्या, अगर वो हामिद खान या पीटीआई की मर्जी के बगैर उन्होंने ये किया है, तो फिर अगला टिकट कोई हामिद खान उनको देंगे, या अगला पीटीआई का टिकट उन्हें मिलेगा? नहीं तो आज पीटीआई हम्म। उसके ऊपर प्रेस रिलीज जारी कर देती ना कि ये बड़ा गलत हुआ है। हम हम्म। इसके ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अफसोसनाक था, क्योंकि कल तक तो इन्हीं वकला के सर पर वकला तहरीक चलानी थी, वो भी तो पीटीआई ने डंप कर दी ना, वो भी तो नहीं चला रही ना। जी ऐसा ही है। इसलिए मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पीटीआई ऑन बोर्ड थी, है इसके ऊपर। ये कोई आइसोलेटेड एफर्ट नहीं है। सर पीटीआई अगर को आप ये समझ कह आ रहे हैं गई है तो कि फिर। मंसूर अली शाह और मोहसिन कियानी के गेम अगर हमने मजीद खेली, तो हम्म। हमारे लिए मसाइल ही बढ़ेंगे, कोई आसानी नहीं पैदा हो सकती अब मंसूर अली शाह और मोहसिन अख्तर कियानी की गेम खेलने पर। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इस नतीजे पर पहुंच गई है कि अब हमें मोहसिन कियानी और मंसूर अली शाह की गेम नहीं खेलनी। इसके नतीजे में हमारे लिए मसाइल बढ़ रहे हैं, आसानियां नहीं पैदा हो रही, और ये दोनों अब मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गए हैं, इनका अब कोई फ्यूचर नहीं है। ये बात तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जमात ये नतीजा अखज़ कर लिया है। हम्म। सर ये तो चले, बड़ी आपने बुरी बुरी खबर सुनाई दोनों जजेस के लिए, खासतौर पर इस्लामाबाद वालों के लिए। लेकिन दूसरी जो एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है सर, शेखुपुरा में 2 दिन कबल एक केएफसी के वर्कर हैं, केएफसी के बाहर से फायरिंग हुई, और वो किचन किचन में काम कर रहे थे और उनको गोली लगी, जिससे वो इस दुनिया से जो है वो चले गए। और इसकी वजह जो थी वो कहा यह जा रहा है कि उससे कुछ ही देर पहले इसी जगह पर कुछ ही देर पहले एक प्रोटेस्ट हुआ था, जो कि तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से किया गया था। और ऑल्दो उनका ये कहना है कि जी वो प्रोटेस्ट पीसफुल था, लेकिन उसके फौरन बाद ये वाकया पेश आना, ये इंतहाई खतरनाक ट्रेंड है। आपने कुछ दिन पहले भी बॉयकॉट के हवाले से, और जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ऐलान किया था जिहाद का, उसके हवाले से बात की थी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, मैं कोई इस तरह बाइकॉट के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने वो कहा था जहाज, जब उन्होंने कहा फर्ज, तो मैंने कहा भाई मुफ्तियान आपके ऊपर नहीं फर्ज हुआ, माल हम्म। का जहाज भी तो है ना। ये हम्म। मुफ्तियान के अकाउंट्स में अरबों रुपए हैं, इन पर माल का जहाज फर्ज नहीं है। ये अपना माल जो है इसराइल वो फलस्तीन के बच्चों के लिए क्यों नहीं देते? माल का जहाज तो पहले है, जान का जहाज तो बाद में है। पहले अपने ठीक। माल का जहाज करें, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अपनी दौलत दे दें, आधी आधी दे दें, बाकी मौलाना तारिक जमील भी आधी दे दें, बाकी सब भी अपनी आधी आधी दौलत तो फलस्तीन के लिए दे दें ना जहाज में। तो हम कहें हम्म। चलो जी आधी रख ली, आधी दे दी, वो तो मैं इस बात पे कर रहा था। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जी, आप इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करना चाहते हैं, आप जरूर करें। उसकी खूबसूरती ये है कि केएफसी की दुकान खुली हो, लेकिन कोई गाहक ना हो। हम कह दीजिए हम्म। पाकिस्तान की अवाम ने बाइकाट कर दिया दुकान, दुकान तोड़ना तो कोई बाइकाट नहीं, वो तो तशद्दुद है। बाइकाट की खूबसूरती ये है कि दुकान मौजूद रहे। दुनिया भर में जो बाइकाट है,
मैं एक जगह एक मुल्क का पढ़ रहा था कि स्टारबक्स ने कहा हमने 2 दिन से एक कॉफी नहीं बेची। ये बाइकाट हम्म। है ना। हम्म। अब आप बात समझे ना, स्टारबक्स रोज खुलता है, दुकान खुलती है, कोई कोई खरीदने नहीं आता, तो ये तो बाइकाट हो गया। ये कौन सा बाइकाट है कि 15 बंदे डंडे लेके पहुंच गए नहीं, या एक ने आके उन्होंने वर्कर ਨੂੰ गोली मारती है, ये बाइकाट तो नहीं। ये तो तशद्दुद है, ये तो दहशतगर्दी है। ये जी। बाइकाट नहीं है। बाइकाट तो पाकिस्तान की अवाम ने करना है। बाइकाट को टीएलपी के गुंडों ने थोड़ी करना है। मैं एक मौलवी साहब की फोटो देख रहा था, वो पेप्सी की बोतल ना गिरा रहे थे। भाई जब आपने खरीद ली तो गिराने का क्या फायदा। ना खरीदना बाइकॉट है, खरीद के गिरा देने से तो कोई बाइकॉट नहीं है। तो इसलिए मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि जिसने उनको मारा है उसने कत्ल किया है, दहशतगर्दी की है, कोई जहाद नहीं किया। उसको फांसी होनी चाहिए हम्म। कि सर उसने ये एक इंसानी बॉयकॉट के जान हवाले ली से है, उसको फांसी होनी चाहिए। ट्रू। 15 बंदे एक और पिंडी में भी पकड़े गए हैं जो इसी तरह एक आउटलेट बंद कराने गए थे। उनके ऊपर भी दहशतगर्दी का पर्चा होना चाहिए, उन्हें 10-10 साल कैद होनी चाहिए। इस पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए रियासत की। देखो, बाइकॉट टीएलपी के डंडों से नहीं होना। कोई ना खरीदने जाए केएफसी, वो कौन सा मुफ्त बांट रहे हैं। आप ना जाए, उनकी सारा दिन जीरो सेल होगी, वो एक अलग बात है। लेकिन आप डंडों के जरिए तो नहीं ना बाइकॉट करा सकते। हम्म। और हम्म। सर ये बॉयकॉट के हवाले से भी एक सवाल है कि ये पाकिस्तानियों के बिजनेसेस हैं, इनका नाम बेशक केएफसी रख लें, आप कुछ भी रख लें, लेकिन ये पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तानी बिजनेसेस हैं, पाकिस्तानी वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, और वहां पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान से ही प्रोक्योर होती हैं, बिकती हैं। आप ये एक हमारी हम इसराइल की मईशत को तो नहीं, हम तो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप, ठीक है, एक पॉलिटिकल टूल हो सकता है बॉयकॉट, लेकिन क्या ये आप इसको दुरुस्त समझते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता, लेकिन ये मुकदमा तो उन कमर्शियल आउटलेट्स ने खुद लड़ना है ना। हम्म। हमने उनका ये मुकदमा लड़ना है या उन्होंने खुद लड़ना है? वो आकर बात करें, वो अपनी ट्रू। कैंपेन चलाएं। ठीक है ना, वो ठीक। क्यों ठीक। खामोश बैठे हैं? वो गजा के बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा करें, वहां बॉक्सेस लगा दें, डोनेट फॉर गजा। ये तो उन्होंने अच्छा। ये काम करना है ना, कि अपनी पॉलिसी को वाजे करना है उन्होंने। बिल्कुल। अच्छा मशवरा है सर ये। अच्छा, आखिरी खबर की तरफ हम चलते हैं। पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है वो अफगानिस्तान गया हुआ है, और पीस टॉक्स जो है उसका कुछ 7वां राउंड ये इस वक्त जारी है। मोहम्मद सादिक साहब जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, फॉरेन ऑफिस से वहां पहुंचे हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान के दरमियान, अफगानिस्तान के दरमियान जो ये मुज़ाकरात के राउंड चलते रहते हैं, साथ साथ कोई ना कोई स्कर्मिशेस भी जारी रहती हैं, वहां से हमले भी होते रहते हैं, लोग भी मौजूद हैं, ये क्या चल रहा है? कब ये किसी बनने भी लगेगी ये बात, या बस ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, मेरे ख्याल में हालात कुछ ठीक हो रहे हैं। हम ये जो लोगों को वापस भेज रहे हैं, ये उनको वहां पे दूसरी तरफ कैंप बनाने पड़ रहे हैं, लोग अब्जॉर्ब करने पड़ रहे हैं। और आज मैं देख रहा था पेशावर में कौंसल जनरल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और मुझे अफगानिस्तान के रवैये में कुछ तब्दीली नजर आ रही है। लेकिन ये तब्दीली कितनी पायदार है और कितनी इफेक्टिव है, इस पर जरूर सवाल किया जा सकता है। और हम्म। मुझे या हमें ये भी नजर आया है कि हमने अफगानिस्तान के अंदर कुछ सर्जिकल और ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं, और उनके अच्छे नताइज भी हमें देखने को मिले हैं। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि जब ये एक राउंड के बाद दूसरा राउंड फौरन हो जाए ना। अभी पिछले हम्म। महीने ही तो मोहम्मद सादिक साहब गए हुए थे, तो अब जी। दोबारा गए हैं। तो मेरे ख्याल में जब बातचीत का अमल जो है ना वो तसलसल से और उसमें गैप कम होने लग जाए, तो फिर ये मसला है कि चीजें रिजॉल्व हो रही हैं। अगर गैप 3-3 महीने ये राउंड ना हो, 4-4 महीने राउंड ना हो, तो आप समझें डेड लॉक है कि बात है नहीं। लेकिन अगर हर 15 दिन बाद, 10 दिन बाद राउंड हो रहा है, तो ये निशानी होती है कि बातचीत का एजेंडा आगे बढ़ रहा है और दोनों फ्रीकैन जो है कोई कंक्लूसिव बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो अब राउंड्स में गैप कम हो गया है ना दिनों का, इसका मतलब है कि बातचीत आगे बढ़ रही है। ठीक हो गया, चले, ये तो खुशाइन बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपने व्यूज से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, आपने सुना मुजम्मिल सोहरावर्दी की पांचों मामलात के ऊपर राय। अपनी राय से हमें आगाह कीजिए कमेंट्स के जरिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप देख रहे थे अंदर की बात मुजम्मिल सोहरावर्दी के साथ। आदाब।